नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा वर्ष 2019 6 दिसंबर 2019 को जो हमारा एग्जाम हुआ था योग में, उसके अंतर्गत हम आज पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो कृपया वो प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 3, जिसमें हम 6 दिसंबर 2019 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। पातंजल योग सूत्र अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो यदि आपने योग सूत्र पढ़ा है दोस्तों, उसमें दूसरा ऑप्शन जो है आपको राइट हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है और समझा भी है उसे। वहां पर आप देखेंगे प्रथम अध्याय जिसे हम समाधिपाद कहते हैं, उसका 16वां सूत्र है। वहां पर हम अगर देखें तो वहां लिखा गया है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्ण्यम। पुरुष की ख्याति होने से क्या होगा? कहते गुणों में वितृष्णा का भाव हो जाता है। गुण व तृष्ण्यम मीन्स तृष्णा का अभाव हो जाएगा, प्रकृति के गुणों से वो है दूर हो जाता है। ये कहा गया है 1/16 नंबर सूत्र में। तो यह किस में हुआ? तत्परम का अर्थ है पर वैराग्य में। कहते पर वैराग्य में ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है। तो हमें उत्तर मिल चुका है दोस्तों, परंतु हमें तो चर्चा अन्य चीजों पर भी करनी है। एक होता है वशीकार वैराग्य। ये क्या है? वशीकार वैराग्य जो है एक अपर वैराग्य के प्रकार है। अपर वैराग्य के 4 प्रकार, ये ध्यान रखें और इनकी सीरीज याद रखें। यतमान है, दूसरी व्यतिरेक, तीसरी एकेंद्रीय, और चतुर्थ जो है वह कौन सी है? वशीकार संज्ञा। इसके लिए एक सूत्र भी है योग सूत्र में। अगर देखें तो इससे पहले वाला 15वां नंबर का जो सूत्र है, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये 15वां सूत्र है। वहां पर आप इसको देख सकते हैं तो आपको समझ आएगा कि वशीकार वैराग्य का अर्थ क्या है कि देखे और सुने हुए पदार्थों में जो राग रहित अवस्था आती है, वैराग्य की भावना आती है, उसे हम वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य बोलते हैं। परंतु हमें तो यहाँ पर उत्तर ढूंढना था, तो उत्तर क्या है? पर वैराग्य होगा इस प्रश्न का। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? तो इसके लिए अगर आपने योग सूत्र पढ़ा है, फिर से मैं कहूंगा पढ़ा मीन्स आपने समझा है। कई बार क्या होता है कि हम केवल अक्षरों को आंखों से आगे से घुमाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने 5 से 6 बार योग सूत्र पढ़ा है, हमने कंठस्थ किया हुआ है, फिर भी वो लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। इसका कारण मुख्य ये है कि वह केवल शब्दों को देखते हैं, उसमें गहराई क्या है, उसमें समझ की बात वो नहीं देखते हैं, तो इस कारण से उत्तर नहीं दे पाते। यहाँ ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, यह एक सूत्र में आती है ये लाइन। तो अगर सूत्र आपको याद है, क्षीण वृत्तिर विजातस्येव मणिर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तत दंजनता समापत्ति, तो उसे हम समापत्ति बोलते हैं। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना, मतलब चित्त जो होता है इन तीनों में एकाकार हो जाता है, तो उसे हम समापत्ति की संज्ञा देते हैं। यह सूत्र संख्या क्या है इसकी, ये हमें पता होना चाहिए, 1/41। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आगे अगर हम देखें, संप्रज्ञात समाधि के लिए सूत्र दिया गया है। एक सूत्र हमें मिलता है प्रथम अध्याय में, 17वां सूत्र हमें मिलता है संप्रज्ञात समाधि के लिए। क्या दिया गया है? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत संप्रज्ञात है। तो ये संप्रज्ञात के 4 प्रकार है। वहां से भी प्रश्न आपसे काफी बार पूछा गया है, सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। सबीज समाधि हम संप्रज्ञात को ही बोलते हैं। विवेक ख्याति की बात करें तो विवेक ख्याति को हम हानोपाय के रूप में जानते हैं। हानोपाय के रूप में, हानोपाय मतलब दुख का उपाय क्या है? हानोपाय, जिसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं। इसके लिए अगर सूत्र संख्या की बात करें तो द्वितीय अध्याय का 26 नंबर सूत्र है, वहां कहा गया विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। कहते विवेक ख्याति जो है वह हानो उपाय के रूप में मानी गई, मतलब दुख का उपाय क्या है? विवेक ख्याति। तो इस तरीके से अन्य विषयों पर भी हमने चर्चा कर ली, ऑप्शंस पर भी, और हमारा राइट आंसर भी हमें पता लग गया है। तो हमेशा ही प्रश्न जब भी आता है तो हमें सभी ऑप्शंस पर भी डिस्कस करना चाहिए, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि उनके आसपास से और कौन सा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। यहां पर कहा गया है कि ए दिया गया है, असर्शन एंड रीजन, 2 वाक्य दिए गए हैं, तो उनको आपको बताना है कि व्याख्या सही है नहीं है, या सही है गलत है वाक्य। तो हम अगर देखें असर्शन में अभिकथन ए, सात्विक लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। कौन से ईश्वर की? सात्विक ईश्वर की। हाँ जी बिल्कुल, ईश्वर को सात्विक रूप में भजते हैं सात्विक लोग, ये बिल्कुल सत्य है। ये भगवत गीता में भी कहते हैं कि ईश्वर को सात्विक रूप में भजते हैं। ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है, सात्विक है तो सात्विक ईश्वर की पूजा करेंगे। और रीजन दिया है क्योंकि सात्विक लोग गर्म, नमकीन और स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं।
ये बात सही नहीं है। सात्विक जो लोग होते हैं वो शुद्ध भोजन लेते हैं, सुमधुर सुनिग्ध स्निग्ध भोजन लेते हैं, अच्छी तरह पका हुआ। वह ऐसे ये जो आहार है गरम, नमकीन, है ना, मसालेदार, चटपटा, स्वादिष्ट, ऐसा भोजन नहीं लेते हैं। ये बात गलत कही है। ये कौन भोजन लेते हैं? ये राजसिक लोग लेते हैं। तो इस कारण से ये जो सेकंड लाइन है आर, ये लाइन हमारी रॉन्ग है, यहाँ पर ये लाइन गलत है हमारी। तो ये लाइन हमारी गलत होती है। इस कारण से हमें ऑप्शन में क्या है, जहां ए ठीक है वही हमारा राइट आंसर होगा। ए कहां पर है? ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा राइट है ए, आर गलत है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो व्याख्या का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि व्याख्या तभी हम ठीक करते जब दोनों लाइनें ठीक होती, तो व्याख्या तब सही होती। अभी तो क्या है कि लाइन ही गलत है हमारी, रीजन ही गलत है, तो इट मीन्स हमारी व्याख्या सही नहीं होगी और रीजन ही गलत है। ए सही, आर गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा फाइनल हो जाएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। गेरन संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ये ध्यान देना है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम प्रश्न जो है एग्जाम में, हमें बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रश्न नहीं आता हमें। मोस्टली हम योग के विद्यार्थी और जो बच्चा तैयारी करके जाता है उसे आता होगा, परंतु इस वजह से प्रश्न पूरा न पढ़ पाने की वजह से उसके बहुत से प्रश्न जो होते हैं गलत होते हैं हमेशा। बहुत से प्रश्न सिंपल सिंपल प्रश्न, बाद में पछतावा होता है कि अरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे अच्छे से पता था, परंतु सही न पढ़ पाने के कारण प्रश्न को उत्तर गलत हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न पढ़ना भी अपने आप में एक कला है, वो भी कला आप में होनी चाहिए। केवल पढ़कर चले गए, बहुत अच्छे से रट करके चले गए, एक एक चीज आपको याद होगी, बट एग्जाम में गई तो जरूरी नहीं कि आपका नेट भी हो। क्यों? क्योंकि अलर्ट नहीं हुए तो एग्जाम नहीं होगा क्रैक। अलर्ट होना जरूरी है। एग्जामिनर आपकी अलर्टनेस भी मांगता है आपसे ना, सावधानी मांगता है। तो वहां पर हमें सिंपल बताया कि सब साधन सप्तांग योग बताया गया गेरंड संहिता में। महर्षि गेरंड और राजा चंड कपाली के बीच का संवाद है ये, और वहां पर नियम जो है ये नहीं है। हमारा उत्तर क्या होगा? नियम, ये हो जाएगा। इसके अलावा हमें तो चर्चा पूरे पर करनी है सर, है ना, हमें तो हर एक चीज का पता होना चाहिए। तो अगर बात करें षटकर्म, उसके बाद में आसन आता है आपका, फिर मुद्रा आती है, उसके बाद में प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस प्रकार के 7 साधन की प्रक्रियाएं हैं। और 7 साधन कौन कौन से? षटकर्मणा शोधनम च, शोटक्रम से क्या होता है? शुद्धि होती है। आसनेन भवेद दृढ़म, मीन्स दृढ़ता आती है। मुद्रया स्थिरता च, मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता आती है। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से क्या होता है? धीरता अथवा धैर्य की स्थापना होती है। प्राणायामन लाघवम च, प्राणायाम से क्या होता है? लघुता या लाघवम, संस्कृत का शब्द है लाघवम, और हिंदी में कहें तो लघुता, हल्कापन भी बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। ध्यानात प्रत्यक्ष महात्मन है, प्रत्यक्ष होता है ध्यान से। और समाधि ना निर्लिप्तम च, और समाधि से क्या होता है? निर्लिप्त की अवस्था आती है, मीन्स कर्मों में लिप्त नहीं होता साधक। तो ये जो है लाभ हमें बताए गए। तो ये दोस्तों छोटी सी चीज है, आपको सभी को याद होगी, परंतु यहां से ही एग्जामिनर बहुत टाइप के प्रश्न बनाता है। अराउंड 20 से 30 प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ऑलरेडी पूछ चुका है। यहां से आज तक जितने भी एग्जाम हुए उन सबको मिलाकर के अगर देखें तो इन सब साधनों से, मात्र इनसे लगभग 20 प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे, इन केवल सब साधनों से। तो अब दोस्तों देख लीजिए एग्जामिनर कितनी तरीके से, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 20 क्वेश्चन इतनी छोटी सी चीज से, है ना। तो इसको आपको कंठस्थ होना चाहिए। और एग्जामिनर बार बार क्यों पूछता है एक ही जगह से? क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को लैंग्वेज भी पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि उसे यकीन होता है अपने आप पर कि मैं इसका बच्चे का जो है उत्तर गलत करवाना है। वो ये नहीं चाहता कभी भी कि आपका उत्तर ठीक हो, क्योंकि उसे चेक करना है कि किस किस को हम निकाल सकते हैं। भीड़ है वहां, है ना, लाखों की भीड़ है। हम योग के विद्यार्थी लगभग 6 से 7 हजार बच्चे वहां जाते हैं हर बार एग्जाम देने। वहां पर भीड़ है, उसे क्या करना है? निकालना है बच्चों को बाहर, है ना, जो ठीक नहीं है उनको निकालना है। उनमें से 30-40 बच्चे लेने हैं जेआरएफ के लिए, 30-30 प्लस के आसपास, ठीक है। तो उनमें से वो लेने का तरीका क्या है? फिर वो लैंग्वेज चेंज करेगा आपको। बच्चे जो अलर्ट नहीं है लैंग्वेज के प्रति, उनको निकाल देंगे, क्योंकि नहीं पूछ लिया, बच्चे को नहीं पता, वो कोई और टिक कर देगा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, है ना। तो आपको अलर्ट होना है एग्जाम में, ताकि आप एक एक चीज को ध्यान में रखें। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? नियम जो है इसके अंतर्गत नहीं है। मुद्रा, प्रत्याहार, षटक्रम आदि हैं जिनका हमने सीक्वेंस बना दिए, इनके सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, इनसे लाभ क्या होता है वो भी ध्यान रखना है। एक एक तरीके से अलग अलग करके और मिलान करके सूचीबद्ध करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तैयार रहेंगे आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहां कहा गया सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है दोस्तों। यहां पर देखिए तो 5वां जो अध्याय है उसमें क्या कहा गया है? सदगुरु के विषय में चर्चा की गई। वहां पर हमें सदगुरु के बारे में कहा गया कि सदगुरु ही है जो बहुबंधन के इन पाशों को, 8 पाशों को कहते हैं, नष्ट कर देता है,
योगी को सिद्धि दिला देता है, सदगुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसे ऐसे उसकी प्रशंसा की गई सदगुरु की। तो ये 5वें अध्याय में कहा गया है। अभी हम इसके अलावा और क्या तैयारी कर सकते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा योग है? अष्टांग योग है, ये ध्यान रखें। अष्टांग योग का सीक्वेंस आपको पता ही है, यम नियम आदि जो 8 अंग है वही सारे के सारे अष्टांग योग के रूप में यहाँ प्रसिद्ध हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अब हम चर्चा करते हैं अलग तरीके से। आपको पता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में टोटल कितने अध्याय हैं? तो टोटल अगर देखे जाए तो 6 अध्याय हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, 6 अध्याय, और सभी अध्यायों का एक विशेष नाम है वहां पर। पहले अध्याय का कुछ एक नाम है, दूसरे का एक अलग नाम है, तो उन पर चर्चा करते हैं हम सीक्वेंस में अच्छे से। अगर प्रथम अध्याय की हम बात करें तो क्या नाम है? पिंडोत्पत्ति। पिंडोत्पत्ति उसका नाम माना गया है, पिंड की उत्पत्ति होना। दूसरे की बात करी जाए तो पिंड विचार, दूसरा है पिंड विचार, ये आपको पता होना चाहिए, पिंड विचार। तीसरा अध्याय अगर देखें तो उसका नाम क्या है? पिंड संवित्ति। पिंड संवित्ति ये नाम है तीसरे अध्याय का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर काफी बार पूछ लेता है आपसे संवित्ति, जिसका मतलब है संवित्ति मीन्स जान लेना, सम्यक तरीके से जान लेना, सम्यक ज्ञान से जिसका अभिप्राय है पिंड संवित्ति में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ये क्या है? पिंड आधार। पिंड आधार जो है अपना फोर्थ ऑप्शन माना गया है। ठीक है, फोर्थ यूनिट हो गया। फिफ्थ यूनिट की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? पिंड पद समरसव भाव। पिंड पद समरसव भाव, ये जो है किसका नाम है? 5वीं यूनिट का नाम समरसव भाव। और सिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी है, अवधूत योगी लक्षणम। अवधूत योगी लक्षणम, ठीक है, ये कह दीजिए आप। यह संस्कृत में वहां पर लिखा गया 6ठे अध्याय को श्री नित्यावधूत, श्री नित्यावधूत। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सर कहां से आ गया, श्री नित्यावधूत है या अवधूत योगी के लक्षण। हिंदी में अवधूत योगी के लक्षण, और इंग्लिश संस्कृत में अगर बात करें तो श्री नित्यावधूत से बोला गया है, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अध्यायों के नाम आपको सीक्वेंस में जरूर याद करने, ये अरेंज करने आ सकते हैं, आपको सीक्वेंस में रखने योग्य पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो है राइट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। यहाँ पर कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों को अनुक्रम में कीजिए। अनुक्रम मीन सीक्वेंस में रखना है अपने को सिद्धियों को। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि श्वेताश्वतर उपनिषद में सिद्धियों के बारे में कहा भी गया है या नहीं कहा गया है। तो आप लोग क्योंकि जानते हैं सभी, तो वहां पता होगा कि सप्त सिद्धियों की बात की गई है, सप्त सिद्धियों की बात की गई है, 7 सिद्धियां बताई गई है, सीक्वेंस में उनको हमें बताना है। तो प्रथम लक्षण आदि प्रारंभिक लक्षण बताएगा कि जब आप योग करते हैं तो कहते हैं उसमें प्रारंभिक लक्षण ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां श्लोक अगर आप देखें, लघुत्वम आरोग्यम लोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती, कहते हैं ये प्रथम लक्षण माने जाते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक लक्षण भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक लक्षण बताइए, है ना। प्राथमिक लक्षण प्रथम वदंती ऐसे कहकर कहते हैं कि प्रारंभ में क्या क्या लक्षण आते हैं वो बताया गया। तो 7 हैं वो, क्योंकि इसलिए हम उनको सप्त सिद्धियां भी बोल सकते हैं। श्वेताश्वतर के अनुसार 7 सिद्धियां कौन सी है, इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो पहला कौन सा है आपको पता होना चाहिए, लघु है। दूसरा जो है आरोग्य है, लघुत्तम आरोग्यम। आगे जो है अलोलुप्तम। अलोलुप्तम का मतलब क्या होता है कि लालच न रखना, अलोलुप्तम। फोर्थ है वर्ण प्रसाद, मीन्स अच्छा रंग आ जाता है, साधक का जो आंखें होती है सही हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है, इस तरीके से उसकी स्किन का टोन भी जो होता है अच्छा आ जाता है, वर्ण प्रसाद। 5वें की बात की जाए तो है स्वर सौष्ठवम, मीन्स नाद आदि उत्पन्न होता है और उसका स्वर जो होता है उत्तम हो जाता है, अच्छी वाणी जो होती है उसकी थोड़ी अच्छी हो जाती है, सुनने में मधुर हो जाती है, स्वर सौष्ठवम हो जाता है। 6th अगर बात की जाए तो शुभ गंध, गंधो शुभ, शुभ गंध मीन्स अच्छी सुगंध आने लगती है उसके शरीर से, क्योंकि वीर्य आदि का पचन होता है शरीर में, तो उससे जो होते हैं फिर दुर्गंध नहीं आती, शरीर से खुशबू आने लगती है उसके, है ना, पसीने से भी दुर्गंध नहीं आती। और 7वां जो है कहा गया कि मूत्र और पुरुष, मल मूत्र, पुरुष मीन्स स्टूल जो होता है और मूत्र मीन्स यूरिन, उसकी जो होती है अल्पता हो जाती है, मल मूत्र की अल्पता हो जाती है साधक में। तो ये 7 यहाँ पर सिस्टम बताए हैं सीक्वेंस में, इनको सीक्वेंस से याद करना जरूरी है। अब इनको दोस्तों अभी बहुत से बच्चों को ये सातों के सातों याद होंगे, परंतु इनके उत्तर देने नहीं आते कि अब इनको रखें कैसे। बच्चा जो होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है, टाइम वेस्टेज करता है। तो इसके लिए आप सिंपल सा ट्रिक ये फॉलो करना कि यहाँ पर देखो आरोग्यता है, आरोग्यता को ए बोला गया तो आरोग्य के ए लगाओगे आप, ठीक है। शारीरिक लाघवम हल्कापन, इसको बी बोला गया, लाघवम हल्कापन मीन्स इसको बोला गया बी, इसको बोला, ठीक है। वर्ण प्रसाद को क्या बोला है, सी बोला है, तो वर्ण प्रसाद क्या कि सी लिखेंगे आप। स्वर वाणु की मधुरता डी, तो स्वर सौष्ठव मीन्स यहां पर आ जाएगा डी। एलोलुप्ता ई, इसे बोला है, ठीक है। तो अब इनकी सीक्वेंस रखेंगे आप, बी ए ई सी डी, इसको रख दिया तो अब आपकी सीक्वेंस बन गई दोस्तों इजी वे में। अब बच्चे जिसको आता है इजी हो जाता है इसमें ना,
ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप टिपिकल अगर आपको लगता है तो ऐसे रखिए, अगर आपको वैसे ही पता लग जाए तो टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा आगे चलिए, क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अगर कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो जल्दी से ये बनाइए, अगर कंफ्यूजन नहीं है सीधा आता है तो एकदम से करके आगे बढ़िए, है ना। टाइम भी सेव करना बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, बी ए ई और सी डी। हमारा जो ऑप्शन है एक है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, हठ प्रदीपिका के किस अध्याय के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो कौन सा अभ्यास होता है, महाखग प्राण, ऐसा कहा जाता है कि हमारी सुषुम्ना में एक महाखग नामक प्राण होता है, शायद उसका अभिप्राय अपान से है कि अपान को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, अपान को प्राण से मिलाने की जो कोशिश होती है, तो वहां हम सोचते हैं कि महाखग, क्योंकि महाखग नाम से और कोई भी प्राण हमें नहीं मिलता, इसकी प्रशंसा के रूप में हमें मिलता है, प्राण अपान की प्रशंसा के रूप में महाखग उसे कहा गया है कि उसको जो है कंट्रोल में करके सुषुम्ना में ऊपर की तरफ भेजा जाता है। तो वो कौन से किसके द्वारा, उद्यान बंद के द्वारा। ये आता है आपको हठ प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे वहां पर उद्यान के संबंध में तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो उद्यान बंद के बारे में महाखग नामक प्राण के लिए बात आती है। अब इसके रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा बात भी पता होना चाहिए। उद्यान बंद की अगर आप बात करते हैं तो उद्यान बंद के बारे में कहा जाता है कि ये श्रेष्ठ बंद है। सभी ग्रंथों में अगर श्रेष्ठ बंद की बात की जाए तो श्रेष्ठ बंद उद्यान बंद है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात की जाए तो उद्यान बंद कहां से है, स्टमक से संबंधित है, मतलब स्टमक की मसल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, उस पर इसका प्रेशर पड़ता है। तो आपसे लास्ट टाइम नवंबर 2020 में 5 नवंबर 2020 में जो पेपर हुआ था वहां पर आपसे प्रश्न पूछा था कि उद्यान बंद का अभ्यास करते समय कहां की मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो स्टमक मांसपेशियां जो होती है, उदर मीन्स स्टमक हिंदी में उदर बोलते हैं, उदर की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, इतना प्रश्न पूछा गया था। तो मूल बंद में स्पेशली अगर देखा जाए तो कहां प्रभाव पड़ता है, तो गुदा इंद्रिय पर आपका प्रभाव पड़ता है, गुदा पर प्रभाव पड़ता है। और जालंधर बंद के बारे में बात की जाए तो जालंधर बंद कहां से है, हमारे कंठ कूप से संबंधित है, कंठ से संबंधित है, जिसमें कंठ का हम कंट्रोल कर लेते हैं। और यहां जालंधर बंद के बारे में आपको बताया था कि इसे मध्य चक्र कहा गया, ये ध्यान रखेंगे, मध्य चक्र कहा गया। कहां कहा गया, हठ प्रदीपिका में कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट शायद ही आप लोगों को कहीं मिले। हठ प्रदीपिका में जब आप श्लोक पढ़ते तो वहां पर कहा गया कि जालंधर बंद जो है मध्य चक्र है, ये वर्ड आप ध्यान रखें। और जिव्या बंद नाम के से कोई बंद ही नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारा उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और एक्स्ट्रा जानकारी भी हमने कलेक्ट कर ली है, उसके बारे में भी अच्छी बात है। और एक और बात बता देते हैं, जालंधर बंद जो है इसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि जालंधर बंद में 16 आधारों पर नियंत्रण होता है जालंधर बंद के अभ्यास से। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस के अभ्यास से 16 आधारों पर नियंत्रण होता है। तो 16 आधारों पर नियंत्रण करवाने वाला कौन सा है, जालंधर बंद है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28, योग सूत्र अनुसार निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो योग सूत्र से प्रश्न है जो कि महर्षि पतंजलि कृत है, उसमें अष्टांग योग हमें दिया गया है। प्रथम अध्याय से यह प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, इट मीन्स आपने पढ़ा है कुछ। अगर आपको ये तक पता नहीं लगता कि ये प्रश्न पूछा कहां से जा रहा है, आए या ना आए वो सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको प्रश्न को देखते ही, उसकी भाषा को देखते ही आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए ये प्रश्न किस ग्रंथ से है। इसका मतलब आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ रखा है। अगर आपको ये तक पता नहीं लगता कि कहां से आ रखा है तो मतलब आपने केवल हवाई बातें की, आप केवल मजे लेने के लिए एग्जाम में जा रहे हो कि हाँ सर हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अनुभव हो जाए हम कैसा एग्जाम होता है, बस वो देखने जा रहे हो। टूरिज्म पर जाते हैं ना, जैसे हम पहाड़ देखने जाते हैं, वैसे ही सेम जो है हम एग्जाम को देखने जा रहे हैं केवल, है ना। तो ये जो है योग सूत्र से प्रश्न है, कहां से है, प्रथम अध्याय का 31 नंबर सूत्र है, वहां पर ये कहा गया है। इससे पहले वाला एक सूत्र है 30वां, जिसमें अंतरायों का वर्णन किया गया है, 9 अंतराय बताए गए, व्याधि सत्यानादि 9 अंतराय। उसके बाद में कहा जाता है कि ये सहब हुए हैं, ये सहब हुए हैं। दुख दोर्मनस्य अंगमेज्यतो श्वास प्रश्वास, दुख दोर्मनस्य अंगमेज्यतो श्वास और प्रश्वास, ये जो है 5 माने गए हैं सहब हुए, ये सहब हुए कहा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, सहब हुए कहा है। तो यहां पर अगर सबसे पहले देखिए, दोर्मनस्य को क्या बोला गया है, ए बोला है, दुख को क्या बोला है, सी बोला है, अंगमेज्यतो को डी बोला है, श्वास प्रश्वास को कलेक्ट करके क्या बोल दिया है, बी बोल दिया। तो क्या सीक्वेंस बनी, सी ए डी बी, ये सीक्वेंस बनी। ये जहां भी मिलेगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सी ए डी बी जो है ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिल रहा है, तो इस कारण से हमारा ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सहब हुए हैं, ये 5 सहब हुए हैं, इनको सहब हुए बोलते हैं, जो व्याधियों के उपस्थित होने पर उनके साथ में
उपस्थित हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न। बहुत सिंपल प्रश्न है, परंतु बहुत से विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को गलत किया होगा, एग्जाम जब दिया होगा 2019 दिसंबर का तो गलत किया होगा, परंतु सिंपल सा प्रश्न है। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो आपको पता होगा दूसरा अध्याय जिसका नाम क्या है, साधन पाद। साधन पाद, उसमें अगर आप पहला सूत्र देखते हैं, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र देखते हैं तो वहां पर क्रिया योग का वर्णन आता है, क्रिया योग का, जिसमें क्या क्या है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है ये कहा गया। तो ईश्वर प्रणिधान का क्रिया योग में भी वर्णन आता है, तो हम टिक कर दें क्रिया योग को। हाँ सर क्रिया योग में आता है। ऑप्शन हमें दो दो के रूप में छांटने, मतलब कहीं और भी आता है क्रिया योग। और अगर देखें तो नियमों को आपने देखा होगा, ये भी कहां पर वर्णन है, दूसरे अध्याय में वर्णन है। दूसरे अध्याय में अगर आप सूत्र संख्या 32 देखेंगे तो वहां पर नियमों के बारे में बताया है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये 5 नियम बताएं, जिसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कॉमन है नियमों में भी। तो मतलब नियमों के अंतर्गत भी इसका वर्णन किया गया है। तो बी और डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां से सिंपल है आपको। तो इसीलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है। बच्चे ने पढ़ रखा हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में ना पता हो, तो वो ध्यान रखें। यमों में क्या क्या शामिल है ये भी पता होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, ये भी 5 माने गए हैं योग सूत्र में। महाव्रत की बात की जाए तो देश, काल और जाति के अंतर्गत यमों का पूर्ण रूप से पालन करना ही महाव्रत कहलाता है। सूत्र संख्या अगर आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय का 31 नंबर सूत्र है, वहां पर कहा गया है जाति, देश, काल, सम्यानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रत। यमों का पूर्ण रूप से पालन करना, किसी भी परिस्थिति में आपको नया त्याग करना, वो क्या कहलाता है, महाव्रत कहलाता है, ये ध्यान रखें। तो एक्स्ट्रा चीजों पर भी हमने चर्चा कर ली है। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 एनाटॉमी का प्रश्न है। किस ग्रंथि की वाहिनी मींस डक्ट स्टेनसन्स की वाहिनी या स्टेनसन्स डक्ट कहलाती है? तो यह प्रश्न आपको मैंने करवाया है बहुत अच्छे से। तो आपको पता होगी हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, कितनी होती है, 3 ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड हमारी 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी पेयर्स है ना, हमारे मुंह में होती है, ये भी हमें पता है। तो वहां पर 3 ग्लैंड होती है, तीनों का नाम क्या है, एक होती है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर जो कि हमारे निचले जबड़े के आसपास से निकलती है। फिर होती है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, लिंगुअल बोले तो लैंग्वेज जो होती है वो कहां से होती है, जीव से बनती है। जीव नहीं है जिसके पास वो बोल नहीं सकता है ना, गूंगा कहते हैं उसको हम, है ना, बोल नहीं सकता। तो लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज से, तो सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो लैंग्वेज से संबंधित होती है, ठीक है, मतलब जीभ के पास से निकलती है, वो 2 हो गई। तीसरी जो होती है कान के पास से निकलती है, उसका नाम क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड उसे हम कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है इसके पास से एक डक्ट निकलती है, ये कान के आसपास से होती है, कान के आसपास होती है, इससे सलाइवा निकलते, तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड है तो मींस सलाइवा ही निकालेगी। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है इसके पास से एक डक्ट निकलती होती है, पाइप, उसका नाम हम क्या देते हैं, स्टेनसन्स डक्ट देते हैं, उसको हम स्टेनसन डक्ट नाम देते हैं उस ग्लैंड को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेनसन्स डक्ट उसको हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है स्टेनसन्स डक्ट से जुड़ी होती है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर देखें तो पेनक्रियाज की बात की तो पेनक्रियाज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ ग्लैंड का कार्य करती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। एंडोक्राइन की बात करें तो यह क्या करती है, आपकी हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, इंसुलिन एक्सेट्रा को सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन के रूप में यह क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, जो आपकी छोटी आंत में जाकर के भोजन का पाचन करता है। तो इसलिए एग्नाशय मींस पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड की भी कहते हैं। मिक्स्ड मींस मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में यह जानी जाती है। अधिवृक्क ग्लैंड की बात करें तो वृक्क या रीनल किसको कहते हैं, हम किडनी को बोलते हैं। तो किडनी में जो एड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, मींस ये किडनी पर पाई जाती है, एक एक होती है दोनों किडनियों पर, तो ये 2 ग्लैंड होती है, किडनी पर पाई जाने वाली ग्लैंड होती है। हैप्पी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन एक्सेट्रा यही रिलीज करती हैं अधिवृक्क ग्लैंड्स। फिर यदि हम पिट्यूटरी की बात करें तो इसे आप सबको पता होगा, इसे हम मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, जो बाकी अन्य सभी ग्लैंड का कंट्रोल करती है, किस ग्लैंड से क्या हार्मोन कितनी मात्रा में निकलवाना है उस पर नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में हमारा पार्ट 3 जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 21 से 30 क्वेश्चंस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो जरूर बनता है,
और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, सबसे पहले आप वीडियोस को देखें। यदि आप हमसे जुड़ करके अपनी स्टडी यूजीसी नेट जेआरएफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अपने ज्ञान के वर्धन हेतु हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।